हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे और आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो है दोस्तों, ये जो एडिटोरियल प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे थे उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के इस सेट में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर कुछ क्वेश्चंस में हम एडिशनल पॉइंट बताएंगे तो ये पॉइंट्स वही पॉइंट्स होंगे जो एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं, तो आप लोग ध्यान से उसको सुनिएगा। तो चलिए आइए, समय का ध्यान रखते हुए हम लोग इस 2 घंटे के प्रैक्टिस सेट को जितना भी कम से कम समय में सॉल्व करते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। आज का यह जो पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि 1759 ईस्वी में बेदरा की प्रसिद्ध लड़ाई अंग्रेज़ों ने किसके खिलाफ लड़ी थी। दोस्तों ये लड़ाई अंग्रेज़ों ने डच के खिलाफ लड़ी थी तथा ध्यान दीजिएगा कि इसमें जीत जो है अंग्रेज़ों की हुई थी। चलिए एक लड़ाई और इम्पॉर्टेंट है जो एग्जाम पूछी गया और 2-3 प्रैक्टिस सेट में मुझे मिला, वो थे कि इससे 2 साल पहले 1759 से जब आप 2 साल पहले आएंगे तो आपको मिलेगा 1757 की लड़ाई। ये दोस्तों ये जो 1757 की लड़ाई है ये प्रसिद्ध लड़ाई प्लासी के नाम से जाना जाता है। यानी प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई, वो 1757 में लड़ी गई थी। तथा साथ ही याद रखिएगा वो आपका रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच लड़ी गई थी, जिसमें सिराजुद्दौला को दोस्तों मीर जाफ़र ने जो है धोखा दे दिया था, इसी वजह से जो है उनकी हार हुई थी। चलिए ये पॉइंट्स आप याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, कह रहा है कि राजनीति छोड़ने वाले, पुडुचेरी में सेवानिवृत्त होने वाले और वहाँ एक आश्रम स्थापित करने वाले नेता कौन थे। तो दोस्तों ये छोड़ने वाले और पुडुचेरी में सेवानिवृत्त होकर करने वाले ये थे आपके श्री अरविंदो घोष। इनकी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 150वीं जयंती भी मनाई है। इनकी जयंती 15 अगस्त को ही मनाई जाती है, तो आप लोग इसका ध्यान दीजिए। साथ ही ध्यान दीजिए कि इसमें ऑप्शन में आपका लोकमान्य तिलक, भिकाजी कामा, दादा भाई नौरोजी के बारे में जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं लोकमान्य तिलक। दोस्तों जब भी हम लोकमान्य तिलक के बारे में बात करेंगे तो आप ये लोग याद रखिएगा कि इनकी पत्रिकाएं 2 हैं जो केसरी और मराठा, जो एग्जाम में बनती हैं। तथा साथ ही याद रखिएगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ऐसे कौन से सुप्रसिद्ध नेताजी थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता कभी नहीं की थी। तो दोस्तों वो बाल गंगाधर तिलक ही थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता कभी नहीं की थी। तथा जब इनके अध्यक्षता की बात चल रही थी तो इन्हीं के समय दोस्तों ये 1907 की बात थी, तभी कांग्रेस जो है नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया था, क्योंकि गरम दल वाले चाहते थे कि लोकमान्य तिलक जी को जो है अध्यक्षता मिले, ताकि नरम दल वाले कहते थे कि रासबिहारी घोष को। तो अंत में रासबिहारी घोष को अध्यक्ष बनाया गया। इसी चक्कर में दोस्तों नरम दल और गरम दल अलग हो गया था। तो आप इनके बारे में ये ध्यान रखिएगा। और साथ ही दादा भाई नौरोजी की बात करें तो दादा भाई नौरोजी ने दोस्तों कांग्रेस की अध्यक्षता 3 बार की थी। साथ ही ध्यान दीजिएगा दूसरी जो अध्यक्षता थी जो 1886 यानी 1886 में ये दादा भाई नौरोजी ने ही किया था। साथ ही इनकी 2 पुत्रिका मतलब 2 इनकी पुस्तक हैं। इनकी 2 पुस्तकें जो हैं वो हैं कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया और एक आपका पॉवर्टी ऑफ इंडिया, ये दोनों पूछा जाता है। तथा साथ ही आप ध्यान दीजिएगा इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो चलिए आइए नेक्स्ट सीम देखिए, भिकाजी कामा के बारे में एक क्वेश्चन ये बनता है कि ये वही महिला है दोस्तों जिन्होंने विदेशी धरती पर पहली बार अपने राष्ट्रीय झंडे को फहराया था। पूछता है कहाँ पे फहराया था, तो वो दोस्तों जर्मनी का एक जो है जगह था जिसे स्टुगार्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। स्टुगार्ट, ये स्टुगार्ट में ही ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। एक स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। दोस्तों ये जो रामकृष्ण जी थे वो विवेकानंद के गुरु जी थे, तो इन्होंने अपने गुरु के उपलक्ष्य में 1997 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तथा साथ ही ध्यान दीजिएगा ये 1993 का जो समय है, ये इस समय में दोस्तों वो शिकागो में भाषण देने गए थे और भारत का बहुत ही ऊंचा नाम किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सबसे पहले भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। तो दोस्तों जो इसका नाम है वो है चार्ल्स विल्किंसन। चार्ल्स विल्किंसन का नाम आप लोग याद रखिएगा, यही थे जिसने याद किया था। ऑप्शन में एक देखिए है विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस के बारे में दोस्तों कहा जाता है कि ये पहला था जो समुद्री रास्ते से भारत में आया था ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, विलियम हॉकिंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। कह रहा लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को सर्वप्रथम किस शासक ने जो है स्वीकार किया था। दोस्तों ये थे हैदराबाद के निज़ाम। हैदराबाद के निज़ामों ने इनकी जो है संधि को सर्वप्रथम जो है वो स्वीकार किया था। तथा पूछा भी जाता है कि सहायक संधि के जनक कौन है, तो वो लॉर्ड वेलेस्ली हैं। पिछले ये भी पूछा जा चुका है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष कहा था। दोस्तों ये कहने वाले थे टी.आर. होम्स। होम्स से आप याद रखिएगा कि टी.आर. होम्स ने इस क्रांति को जो है कहा था। 1857 की क्रांति को दोस्तों सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। 7 नंबर कह रहा है कि किस वर्ष में कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक प्रगति पर संकल्प लिया गया था। दोस्तों वो वर्ष था 1931 का।
जो 1931 में ही ये काम किया गया था। तथा साथ ही आप 1931 से याद रखिएगा कि गांधी इरविन समझौता पूछा जाता है वो कब हुआ था, तो वो 1931 में हुआ था। और अभी जो हाल ही में एक क्वेश्चन बना था बीपीएससी की ओर से, वो ये बना था कि गांधी इरविन समझौता में गांधी जी ने कितनी मांगे की थी इरविन से। तो दोस्तों आप याद रखिएगा ग से गांधी और ग से 11, तो इन्होंने जो है 11 मांगे की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। कह रहा किस अधिवेशन में कांग्रेस को अपनी पहली महिला अध्यक्ष मिली। ये अधिवेशन की बात, जब आप कुछ समय याद रखिएगा, आप बड़े ध्यान से अगर देखेंगे तो ये न भारतीय महिला की बात नहीं कर रहा था। जो पहली महिला थी दोस्तों वो थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने 1917 में जो है पहली महिला होने का खिताब अपने नाम किया था, जिन्होंने कांग्रेस की महिला अध्यक्षता की थी। तथा साथ ही याद रखिए 1925 में सरोजिनी नायडू जी, कानपुर अधिवेशन की वो बात थी, सरोजिनी नायडू जी ने 1925, जब आपसे पूछे कि पहली भारतीय महिला जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की, तब आप सरोजिनी नायडू को याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 9। करण निम्न में से समाचार पत्रों उनके संपादकों का नाम दिया गया है। तो आपको इसमें जहाँ तक है मुझे मिलाने के लिए कह रहा है कि कौन कौन सी पत्रिकाएं किसकी हैं। तो आप इसमें से ध्यान दीजिएगा कि ये जो स्वदेश मित्रन पत्रिका है ये सुब्रमण्यम अय्यर जी का, ये बिल्कुल सही है। तथा साथ ही अमृत बाजार पत्रिका जो आपसे ये दिया गया, अमृत बाजार पत्रिका वो शिशिर कुमार घोष तथा मोतीलाल घोष द्वारा लिखा ये था, यानी ये भी सही है। अब बात करें सुधारक और वॉइस ऑफ इंडिया, तो दोस्तों ये जो आपका सुधारक है वो गोपाल कृष्ण गोखले का था, न कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी का। अब आइए वॉइस ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो ये जवाहरलाल नेहरू का नहीं बल्कि दादा भाई नौरोजी का। चलिए दादा भाई नौरोजी के बारे में एक क्वेश्चन आप और तैयार कर लीजिए। वॉइस ऑफ इंडिया ये पत्रिका थी, किसकी थी? दादा भाई नौरोजी की। तो यानी ये आपका आंसर 3 और 4 सुमेलित नहीं है, 1 और 2 सुमेलित है। चलिए ऑप्शन में देखते हैं क्या कह रहा है जी। कह रहा सही सुमेलित को चुने, तो आपको पता है 1 और 2 बिल्कुल सही है, बाकी गलत। चलिए अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। दोस्तों ये जो कला महोत्सव है वो दिल्ली में किया गया था। तथा साथ ही ध्यान दीजिए जो राजपथ का नाम बदल के जो कर्तव्य पथ कर दिया गया दिल्ली में, उसी जगह अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर आइए 11 देखते हैं। करा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसके शासनकाल में जो है पारित हुआ था। दोस्तों ये जो पारित हुआ था वो 1902 में हुआ था। तो याद रखिए 1902 और 1905, उस समय दोस्तों लॉर्ड कर्जन जो है इनका शासनकाल चल रहा था। कर्जन के बारे में आपने सुना होगा कि बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था, तो वो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। तथा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के बारे में करा लॉर्ड कर्जन। और साथ ही आप ध्यान दीजिएगा कि ये 1902 की बात कर रहे हैं, तो 1902 में तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम बना और 5 में बंगाल में जो है विभाजन हुआ। साथ ही इसमें एक ऑप्शन में आपको लॉर्ड मैकाले दिख रहे होंगे। लॉर्ड मैकाले के बारे में पूछा जाता है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की थी, तो दोस्तों वो लॉर्ड मैकाले ही थे जिन्होंने ये किया था। तथा आप देखिए विलियम बेंटिक के बारे में आपको पता होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। जब भी आपसे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो आप विलियम बेंटिक को लगाइएगा। भारत का स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तब आपको लॉर्ड माउंटबेटन याद रखना है। तथा लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में याद रखिए कि 1828 का समय आप याद कीजिए। 1828 में राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिक ने मिलकर जो है दोस्तों सती प्रथा का अंत किया था। बहुत ही सुप्रसिद्ध ये क्वेश्चन है जो बनता है। चलिए 12 नंबर देखिए कह रहा है अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति का पालन करने वाला वायसराय कौन था, जो कि अफगानिस्तान के प्रति ये नीति आक्रामक पालन किया था। दोस्तों ये था लॉर्ड लिटन। ये इसका सही आंसर है लॉर्ड लिटन। और लॉर्ड लिटन के बारे में याद रखिए, कहता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था, तो दोस्तों वो लॉर्ड लिटन ही था। वर्नाकुलर, कुलर से आप ल का लेटर पकड़िए और यहाँ से लिटन का पकड़िए तो आपको याद रहेगा। चलिए मेयो, रिपन और कैनिंग के बारे में देखिए, एक है कर्जन और एक है कैनिंग। तो अक्सर दोस्तों इसी में आप लोग कंफ्यूज होते होंगे कि क्या कहते हैं कर्जन और कैनिंग। तो याद रखिएगा जब भी कर्जन की बात मैंने बताई, ये बंगाल विभाजन के समय कर्जन था। तो दोस्तों याद ऐसे करेंगे कि जब बंगाल विभाजन हुआ था तो भारत के जन ने जो है उसमें आक्रोश आया था, उन्होंने स्वदेशी आंदोलन शुरू कर दिया था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, यानी भारत के जन उसमें जो है बुरा मान गए थे। तो इसलिए आप कर्जन याद रखिएगा। और कैनिंग की बात करें तो 1857 की क्रांति आपको याद होगा दोस्तों, वो सिपाही विद्रोह, उस समय दोस्तों लॉर्ड कैनिंग था। चलिए उम्मीद है तो आपका कन्फ्यूजन खत्म होगा। लेकिन बात करते हैं लॉर्ड रिपन और मेयो की। मेयो और रिपन के बारे में मात्र 2 पॉइंट्स बात करेंगे कि पूछता है कि जनगणना किसके समय शुरू हुई दोस्तों, तो वो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय शुरू हुई थी। अब कहे कि दशकीय आधार या नियमित आधार पर जनगणना कब शुरू हो गई थी दोस्तों, तो वो 1881 में लॉर्ड रिपन के समय शुरू हुई थी। ये भी दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 कह रहा है कि विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा को अवैध किस वर्ष घोषित किया गया। दोस्तों ये आ गया 1829 में जो है सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। राजा राम मोहन राय का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए।
करा जलियांवाला बाग हत्याकांड निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में हुआ था। ये जो हत्याकांड है दोस्तों वो हुआ था 1919 में। और याद रखिएगा 1919 में एक आया था रोलेट सत्याग्रह, रोलेट सत्याग्रह जिसे काला कानून भी कहा जाता है। उसी समय दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जनरल डायर ने सब पे गोलियां चलवा दी थी। चलिए 15 नंबर देखिएगा, करा महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था। तो आपको पता होगा साबरमती से दांडी दोस्तों, जिसे नमक आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, यानी आप इसका सही आंसर होगा आपका साबरमती। चलिए 16 कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन रक्त है का नारा किसने दिया था। तो ये आपको ये नारा दिया था अरविंद घोष जी ने। तथा बाल गंगाधर तिलक के बारे में आपको पता है, ये कभी अध्यक्षता नहीं की कांग्रेस की, केसरी मराठा इनकी पत्रिका है। तथा लाला लाजपत राय की दोस्तों लाठियों से हत्या हुई थी जब साइमन कमीशन के विरोध के चक्कर में आपके सैफुद्दीन और किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये भी कहता लाठियों से हत्या किसकी हुई, लाला लाजपत राय की हुई। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत की थी। दोस्तों ये जापान था, जहाँ पे आज सुभाष चंद्र बोस ने जो है जापान, जर्मनी, रूस, नहीं ये जापान का समय नहीं था दोस्तों, ये जापान की उन्होंने तो सहायता से किया था। ये कह रहा है सुभाष चंद्र बोस किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो की जो है वो शुरुआत की थी। जब भी आपसे शुरुआत करेंगे तो आप जो है जर्मनी का जो है याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ठीक दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कि आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत कहाँ पे हुई थी। तो आप ध्यान दीजिएगा ये 1942 में जर्मनी में जो है शुरुआत हुई थी। तो इसको बिल्कुल आप बहुत ही ध्यान से देखिए, ये आज़ाद हिंद रेडियो है, न कि आज़ाद हिंद फौज। तो जब आपसे आज़ाद हिंद फौज की बात करेगा तब जो है सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों जापान की सहायता से किए थे। तो बहुत ही ध्यान से आप देखिए, क्योंकि ये आज़ाद हिंद रेडियो है, न कि आज़ाद हिंद फौज की बात कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, करा खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों ये नेतृत्व किया था वो थे मोहम्मद अली और शौकत अली, तथा साथ ही महात्मा गांधी ने जो है वो सपोर्ट किया था ताकि जो है हमारी एकता और भी हो जाए। ये मोहम्मद अली और शौकत अली, इनका नाम आप याद रखिएगा, इन्होंने जो है दोस्तों किया था। और बात करें मोहम्मद अली शौकत अली, तो मोहम्मद अली जिन्ना ऑप्शन में है। तो ध्यान दीजिए जिन्ना है और ये मोहम्मद अली है, तो इसमें अंतर आप जो बहुत ही ध्यान से देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। करा गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा कब दिया था। दोस्तों ये जो इस्तीफा वाली बात थी ये 1934 में गांधी जी ने इस्तीफा दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1935 में आपको पता होगा भारत शासन अधिनियम आया था 1935, जिसके तहत दोस्तों क्या हुआ था कि भारतीय संविधान में अधिकांश जो है मैटर इन्हीं से लिया गया है। तथा 1942 में आपको पता है भारत छोड़ो आंदोलन ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी को गिरफ्तार किया गया, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद को। तथा अब 1942 में ही एक क्रिप्स मिशन आया था जिसको पोस्ट डेटेड चेक दोस्तों गांधी जी ने ही कहा था। चलिए 20 नंबर देखिए, कह रहा है कि किस आंदोलन के दौरान नरमपंथी और गर्मपंथी के बीच पहला विभाजन हुआ था। नरम दल, एक तरीके से नरम दल और गर्म दल की बात कर रहा है कि वो कौन सा आंदोलन था। तो ये दोस्तों स्वदेशी आंदोलन था। और स्वदेशी आंदोलन आपको पता होगा ये कब चला था, स्वदेशी आंदोलन 1905 में ही चला था। और उसी के 2 साल बाद यानी जब सूरत अधिवेशन हुआ था दोस्तों, जहाँ के बारे में मैंने अभी एक क्वेश्चन में आपसे बात भी किया था कि तिलक जी को अध्यक्ष बनाए जाने की बात चल रही थी, लेकिन ये लोग नहीं माने नरम दल वाले, उन्होंने कहा नहीं रास बिहारी घोष ही बनेंगे। तो उसी समय दोस्तों नरम दल और गर्म दल के बीच जो है विभाजन हो गया था तथा रास बिहारी घोष को बनाया गया था। उसको सूरत अधिवेशन 1907 के नाम से जाना जाता है। तथा साथ ही याद रखिए इनका दोबारा पैचअप भी हुआ था। जो पैचअप करने में महत्वपूर्ण योगदान था दोस्तों वो था तिलक का और जिन्ना का। तो इन दोनों ने मिल के जो है दोस्तों 1916 में लखनऊ अधिवेशन 1916 जो कि लखनऊ अधिवेशन के नाम से जाना जाता है, मजूमदार जी ने उसकी अध्यक्षता की थी, वहाँ इन दोनों का पैचअप हुआ था। चलिए 21 नंबर देखिए, करा बारदोली सत्याग्रह कब शुरू हुआ था। ये जो बारदोली सत्याग्रह शुरू हुआ था दोस्तों वो 1928 का समय था। तथा इसी सत्याग्रह में ही क्या कहते हैं वल्लभ भाई पटेल जी को वहाँ की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। चलिए आगे देखिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 कूट का क्वेश्चन है, तो थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन कर रहा है कि मिलान करना है विकल्पों में कौन सा सही है। कुछ स्थल दिए गए हैं और उनकी खोज किसने की थी, इसी से रिलेटेड है। तो इसमें देखिए आपको सबको अगर ना पता हो तो आपको हड़प्पा का पता होगा कि हड़प्पा की खोज बहुत दयाराम साहनी ने की थी, तो आप इसको मिला दीजिए। बाकी आप देखिए आलमगीरपुर, धौलावीरा, कालीबंगा और लोथल, इसमें से आप देखिए मोहनजोदड़ो का आपको पता होगा, लेकिन इस ऑप्शन में मोहनजोदड़ो नहीं है, जिसकी खोज जो दोस्तों आर.डी. बनर्जी ने की थी। लेकिन ध्यान दीजिए इसमें कालीबंगा है, और कालीबंगा की जो खोज कही जाती है वो आप देखिए एम.एस. वध, बी.बी. लाल। और बाकी आलमगीरपुर और धौलावीरा और बनावली, तो आप याद रखिए इसमें धौलावीरा है। धौलावीरा की बात करें चाहे बनावली तो है नहीं, लेकिन धौलावीरा की जो खोज है वो R.S. बिष्ट ने ही की थी।
तो आप ध्यान दीजिएगा आर एस बिष्ट ने ही की थी। अब इसमें देखिए 2 ऑप्शन आपको मिल गया, तो आप ऐसे भी करेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन है जिसमें पहले का सी और पाँचवें का ई है। तो देखिए पहले का सी और पाँचवें का ई, ये बी ऑप्शन में है। लेकिन क्या सही है कि ये बाकी के 3 ऑप्शन सही हो, क्योंकि इसमें इनमें से कोई भी नहीं दिया है। तो आप ध्यान दीजिएगा इसका जो सही आंसर है वो बी ही होगा, यानी 1 का सी 2 का डी। लोथल की खोज दोस्तों एस आर राव ने की थी और ये आपका कालीबंगा की अमलानंद घोष ने की थी। तथा ये जब आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में एकमात्र स्थान जो है हड़प्पा सभ्यता का पड़ता है, कह सकते हैं सिंधु सघात सभ्यता जो भी है प्राचीन सभ्यता, उसकी वाई.डी. शर्मा ने खोज की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 23 कह रहा अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था। तो ये दोस्तों हर्यक वंश से संबंधित है, हर्यक वंश। तथा मौर्य वंश की जब आपको बात करें तो मौर्य वंश की दोस्तों एक शासक, प्रसिद्ध शासक घनानंद थे, जिसकी हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की जो है स्थापना की थी। इनके पुत्र हुए थे दोस्तों बिंदुसार। अब याद रखिए एक बिंदुसार है, एक बिंबिसार। तो बिंबिसार अलग है, बिंदुसार अलग है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे दोस्तों बिंदुसार, और बिंदुसार के पुत्र थे सम्राट अशोक। तो आप ध्यान दीजिएगा। अब बात करें अशोक की, तो अशोक जो है बौद्ध धर्म को जो दोस्तों इससे संबंधित थे उसको मानते थे, तथा इनके जो पिता चंद्रगुप्त मौर्य जी थे वो जैन धर्म को मानते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। 24 कह रहा है कि मौर्य काल के दौरान संस्था और संचारी किसे कहा जाता था। उस काल में दोस्तों जो जासूस होते थे उनको कहा जाता था। अगला है कि गुप्त काल के दौरान सुदर्शन झील की मरम्मत किसने की थी। दोस्तों गुप्त काल में ये जो पर्णदत्त थे, पर्णदत्त ने दोस्तों सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। चलिए 26 नंबर देखिए। महान रचनात्मक लेखक अश्वघोष ने किस शासक का संरक्षण प्राप्त किया था। दोस्तों ये जो अश्वघोष थे वो कनिष्क नाम के शासक थे, उनका संरक्षण अश्वघोष को प्राप्त था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला 27 नंबर देखिए। कह रहा है सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों जो सुश्रुत थे, सुश्रुत को सर्जरी का जो है जनक कहा जाता है। तथा साथ ही आप देखिए चरक, सुश्रुत और एक जो है वाग्भट, ये तीनों की दोस्तों तिगड़ी मानी जाती थी इस क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हीं दोनों की जो है तिगड़ी मानी जाती है। एक सुश्रुत, एक चरक और एक आपके वाग्भट। तथा सुश्रुत की सुश्रुत संहिता, चरक की चरक संहिता तथा अष्टदायिनी करके एक है वो जो है दोस्तों उनकी वाग्भट की रचना है। चलिए 28 कह रहा है कि मनु स्मृति मुख्य रूप से संबंधित है किससे। ये जो मनु स्मृति वो सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है जिसे मनु ने लिखा था। 29 नंबर देखिएगा। कह रहा जैन ग्रंथ परिशिष्ट परवान की रचना किसने की थी। तो दोस्तों ये थे आपके हेमचंद नाम के थे, जिन्होंने जैन ग्रंथ परिशिष्ट परवान की रचना की थी। चलिए 30 नंबर कह रहा है कि प्राचीन भारत के संदर्भ में वाग्भट द्वारा लिखित अष्टांग संग्रह का संबंध किससे है। तो देखिए चिकित्सा से, मैंने बताया 3 चिकित्सक, एक सुश्रुत, एक वाग्भट और एक आपके चरक, ये तीनों जो है दोस्तों चिकित्सा से संबंधित थे। और ये मतलब एक तरह से डॉक्टर कह लीजिए आज के समय का, ये प्रसिद्ध डॉक्टर थे। और अष्टांग संग्रह देखिए, अष्टांग संग्रह मैंने बताया वाग्भट की ही है अष्टांग संग्रह। तथा चरक संहिता चरक की और सुश्रुत संहिता सुश्रुत की। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 पे ध्यान देंगे। कह रहा दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली, इक्ता से आपको बताओ इक्ता और इल्तुतमिश याद रखिए। अगला कि किस मुगल शासक ने इजारा प्रणाली की, दोस्तों जहांगीर था जिसने इजारा प्रणाली की शुरुआत की थी। जहांगीर या जहांदार शाह, तो आप ज़रा कंफर्म कर लीजिएगा, जहांगीर नहीं दोस्तों जहांदार शाह, इसका सही आंसर जहांदार शाह है जिसने इजारा प्रणाली शुरू की थी। ये एक बार और भी मिल चुका है, इस वजह से मुझे याद था। चलिए 33 नंबर देखिएगा। कह रहा निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया था। तो दोस्तों ये जो पुष्टि मार्ग का दर्शन था वो वल्लभाचार्य जी ने प्रतिपादित किया था। रामानंद के बारे में आपको पता होगा, रामानंद कौन थे दोस्तों, आपको पता है रामानंद कबीरदास जी जो हमारे थे उनके जो है गुरु जो है वो रामानंद थे। चलिए अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों ये अभिकरण का मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में है, तो आप ऑस्ट्रिया यहाँ से याद रखिए। 35 नंबर देखिए। ये देश और राष्ट्रीय पशु पक्षी को मिलाना है, तो ऑस्ट्रेलिया का कंगारू आपको याद होगा, भारत का भी आपको बाघ याद है, बचा 2 जापान और कनाडा। तो 2 को आप मिलाइए कि C का 3 यानी C का 3 और 4 का 1, ऑप्शन नंबर C में है। तो आप यहाँ से इसका आंसर तो पा सकते हैं। साथ ही आप ध्यान रखिएगा जापान का आइबिस और कनाडा का गंजा ईगल होता है, यानी ये इससे समझते थे। जापान का आपका यहाँ आ जाएगा आइरिस में। चलिए 36 नंबर देखिए। कह रहा रूस एवं फिनलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को कहा जाता है। रूस और फिनलैंड इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कह रहे मेन रहीम रेखा जो है रूस और फिनलैंड
रूस और फिनलैंड, देखिए फिन में ना आ रहा है तो मेन रहीम रेखा, साथ ही हिंडनबर्ग और मैगीनाट, ये दो रेखा को आप याद रखिएगा। जब बात करें आपसे मैगीनाट या फिर हिंडनबर्ग की, तो आप ध्यान दीजिएगा जर्मनी और फ्रांस की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को दोस्तों मैगीनाट कहते हैं। मैगी लेने के लिए दोस्तों मनी चाहिए होता है, और मनी लेने के बाद वो कहते हैं 2 मिनट में बन जाएगा, लेकिन वो बनता है लगभग 10 मिनट में, तो आप फंस जाते हैं। तो इस तरीके से याद रखिएगा कि मनी से मैगी लिए और 2 मिनट में बना नहीं तो हम जो है क्या करते हैं, फंस जाते हैं। तो ऐसे आप याद रखिएगा कि जर्मनी और फ्रांस की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को दोस्तों मैगीनाट कहते हैं। बात करेंगे अब हैंडीबर्ग, ये हिंडनबर्ग, हिंडनबर्ग भी दोस्तों पूछा गया है कई बार, तो ये जर्मनी और पोलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जर्मनी और पोलैंड की, ध्यान दीजिए। चलिए नेक्स्ट 37 नंबर कह रहा है कि भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन किसके द्वारा किया जाता है। दोस्तों ये सेबी के द्वारा किया जाता है। 38 नंबर देखिए, कह रहा भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो दोस्तों जब ये शुरुआत है 1962 में की गई थी। 69 मत लगाइएगा, 69 में दोस्तों इसरो की स्थापना हुई थी। ये शुरुआत किया गया, तभी ज़रूरत पड़ी कि हमको एक संस्था चाहिए जिसमें सारा काम धाम अंतरिक्ष कार्यक्रम की देखे, तब जाके दोस्तों 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। लेकिन शुरुआत पूछ रहा था आप 1962 याद रखिए, यानी 7 साल पहले ही शुरुआत हो चुकी थी। 39 है, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है। तो याद रखिए वृद्धि और प्रजनन, ये पेड़ पौधे हैं चाहे जीव, दोनों में ये पाया जाता है। करें पढ़ने का आरंभ कहाँ से किया जाए। तो दोस्तों जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो एक ऐसी चीज़ें आप पढ़िए जो अर्थ दें। अर्थपूर्ण का मतलब अर्थपूर्ण सामग्री, इन चार देखिए कविता और आपका कहानी दोनों अर्थपूर्ण सामग्री में ही आते हैं। रही बात वरमाला पढ़ने का नहीं, आरंभ आपको जो है अर्थपूर्ण सामग्री से ही करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, कह रहा है परिपक्व विद्यार्थी कौन होते हैं। तो ये दोस्तों ये होते हैं जो अध्ययन में कभी भी भावनाओं की सहायता जो है वो ले लेते हैं। अपने अध्ययन में भावनाओं की सहायता होना जरूरी, तभी तो आप उसके विचार क्या हैं, कहना क्या चाह रहा है, उसको अपने ऊपर लेके समझेंगे। अगर आपके अंदर भावनाएं ही नहीं है तो आप उसको पढ़ते चले जाएंगे और उसका अर्थ का अनर्थ कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 42, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि। जैसे मधुमक्खी, दोस्तों मधुमक्खी पालन के दोस्तों अक्टूबर से दिसंबर याद रखिएगा सबसे अच्छा समय होता है। 43 कह रहा है कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया। दोस्तों इंदौर, भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आगाज किया गया तथा ये मनाया गया तथा या साथ ही याद रखिए जब इसमें अतिथि आपसे पूछ लेगा तो गुयाना के राष्ट्रपति और सूरीनाम के राष्ट्रपति, गुयाना और सूरीनाम यहीं के 2 राष्ट्रपति ने इसमें भाग लिया था। गुयाना के राष्ट्रपति की बात करें तो मोहम्मद इरफान ने और सूरीनाम की चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने, ये दोनों ने भाग लिया। 44 है कि चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जा रहा है। तो दोस्तों ये जो 2023 है इसको मोटे अनाजों के लिए दोस्तों ये ऐसा माना जा रहा है कि मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में जो है ये मनाया जा रहा है, बाजरा के रूप में, आप बाजरा से याद कर सकते हैं। 45 के हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। तो ये जो ऑप्शन है दोस्तों आप इसमें याद रखिएगा, न्यूजीलैंड में दोस्तों आप क्रिस हिपकिंस, देखिए ऑप्शन सी में क्रिस हिपकिंस हैं, इन्हें ही चुना गया। अगला है प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023। प्रित्जर की जब दोस्तों आर्किटेक्चर पुरस्कार बात करेगा आपसे तो आप याद रखिए डेविड चिपरफील्ड, इन्हें प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार दिया गया तथा प्रित्जर से संबंधित एक आपका कन्फ्यूजन पुलित्जर से होता है, तो पुलित्जर के बारे में याद रखिएगा, न्यूयॉर्क टाइम्स को चुना गया था। और 2 पुरस्कार के बारे में हम आपसे और बात करेंगे, एक आपसे पूछा जाएगा जो व्यास इंपॉर्टेंट पुरस्कार है और एक है आपका सरस्वती। तो जब आपसे व्यास पूछा जाए तो याद रखिएगा आप ज्ञान चतुर्वेदी और पागल खाना उसकी जो है रचना थी, इसी वजह से इनको व्यास सम्मान मिला। तथा जब आपसे सरस्वती सम्मान पूछा जाए तो आप याद रखिएगा सरस्वती सम्मान जो है दोस्तों वो शिवशंकरी और क्या कहते हैं सूर्यवंशम के लिए उनको मिला था, शिवशंकरी को सूर्यवंशम के लिए। 47 देखिए, भारतीय सेना ने किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का जो है उद्घाटन किया है। तो ये अहमदाबाद में ऐसा काम किया गया। कौन सा विकल्प जो है दोस्तों सही सुमेलित आपको बताना। ये त्रिशूरपुरम उत्सव, तो दोस्तों आपको पता होगा त्रिशूरपुरम केरल में है। खारची उत्सव दोस्तों आपका त्रिपुरा पड़ता है। परशुराम कुंड महोत्सव और तुरग्या उत्सव, तो कह रहा है इसमें से कौन सा सही। तो दोस्तों ये जो तुरग्या उत्सव है वो अरुणाचल प्रदेश में है तथा परशुराम भी अरुणाचल प्रदेश में है, तो आप याद रखिएगा। 49 नंबर है कि भारत सरकार ने कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है। भारत सरकार ने तो दोस्तों 2023 में ही रखा है कि कालाजार को समाप्त कर देंगे, लेकिन बात करें WHO तो इसने यह 2030 लक्ष्य रखा। भारत 7 साल आगे ही समाप्त करने के उद्देश्य से आगे बढ़ रहा है। अगला है कि भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के अध्यक्ष कौन है।
तो ये दोस्तों देवाशीष पांडा, नाम याद रखिएगा। देवाशीष पांडा जो है इरडाई के अध्यक्ष हैं, तथा साथ ही शैलेश पाठक, हिमांशु पाठक। इसमें से शैलेश पाठक दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शैलेश पाठक के बारे में पूछा जाता है कि फिक्की के महासचिव कौन है, तो फिक्की के महासचिव शैलेश पाठक हैं। चलिए 51 देखिएगा। 51 है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है एवं ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण रखता है, तो वो दोस्तों सेरेबेलम होता है। सेरेबेलम, ना कि सेरेब्रम। सेरेबेलम का ये काम होता है, सेरेबेलम का। अगला इनके में से परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है, रक्त, धमनी, हृदय, इन सभी से दोस्तों परिसंचरण होता है। बड़ी आंत से जो है ये परिसंचरण का काम नहीं होता। चलिए 53 देखिएगा, कह रहा है सरसों किस कुल का पौधा है, तो सरसों दोस्तों आपका क्रूसीफेरी, याद रखिएगा क्रूसीफेरी, इसी क्रम का ये है। तथा साथ ही मनुष्य में पुरुषों के यौन गुणसूत्रों में कौन सा जब बात करें पुरुष का दोस्तों तो आप XY याद रखिएगा, महिला का XX होता है। पुरुष आप XY से याद रखिएगा। कह रहा है पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है, तो आपने कालिन काइमा, हो सकता है कभी आपने नाम सुना हो, कालिन काइमा की वजह से जो है पौधे दोस्तों लचीलापन होते हैं, मतलब लचीले होते हैं, काली काइमा। 56 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाता है, दोस्तों ये सबसे ज़्यादा जो है वो जल पाया जाता है कोशिका में। अगला है कि निम्नलिखित में श्वसन तंत्र का हिस्सा है, तो श्वसन तंत्र में ये सभी लगभग हिस्सा होते हैं जो श्वसन तंत्र में काम आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 58 कह रहा है कि एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी के सापेक्ष उच्च गति से यात्रा कर रहा है। अंतरिक्ष यान पर एक घड़ी पृथ्वी पर एक घड़ी की तुलना में धीमी गति से चलती हुई प्रतीत होती है, तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा इस घटना की जो है व्याख्या करता है, तो इस घटना की व्याख्या दोस्तों ये कह रहा है कि समय सापेक्ष और प्रेक्षक की गति पर निर्भर करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। 59 देखिए, किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो ये बल नापने के लिए दोस्तों आपने कमानीदार तुला, आप इसका मतलब आप स्प्रिंग बैलेंस, जब आप गैस भराने जाते होंगे तो एक कटिया जैसे ऐसे रहता है, उसी में दोस्तों गैस के सिलेंडर को टांग के तौला जाता है, आपने कभी देखा हो, तो यही है कमानीदार तुला। चलिए 60 नंबर देखिएगा। 60 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वाकर्षण बल और दूरी के संबंध का सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो ये दोस्तों आपका याद रखिएगा कि ये C नंबर, दूरी के वर्ग के साथ गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो इसका आप याद रखिएगा। चलिए अगला है कि अल्कोहल थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था, तो दोस्तों अल्कोहल थर्मामीटर का जो आविष्कार किया ये इन तीनों ऑप्शन में से किसी ने नहीं किया था। साथ ही याद रखिए इसको किया था किसने था, तो आपने फ़ारेनहाइट का नाम सुना होगा, जिसे डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट कहते हैं। हम लोग फ़ारेनहाइट पद्धति भी जानते हैं कि शरीर का जो तापमान है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, ये वही फ़ारेनहाइट है जिसने अल्कोहल थर्मामीटर का भी आविष्कार किया था, तो फ़ारेनहाइट आप याद रखिए। चलिए 62 नंबर देखिएगा, कह रहा वाहनों में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग, दोस्तों उत्तल दर्पण, लेकिन उत्तल अवतल में आप हमेशा कन्फ्यूजन एग्जाम में हो ही जाता है, तो याद रखिए कि जब साइड में से आप दूर दूर के लोगों को दोस्तों देखेंगे, दूर के लोगों के तो देखेंगे ही साइड में कि कितने पीछे के लोग हमारे साइड में दिख जाए और हम गाड़ी अच्छे से चलाएं, तो आप याद रखिए कि जो दूर में देखिए बड़ा ऊ का मात्रा आ रहा है, तो ऊ से आप याद रखिएगा उत्तल दर्पण। साथ ही क्वेश्चन बनता है दूर दृष्टि दोष में किस उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, तो उसमें भी उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, तो आप यहाँ से इसको टैकल करिए। चलिए 63 कह रहा है कि आवृत्ति तरंगदैर्घ्य के बीच संबंध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन वो सत्य है, तो ये आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। चलिए 64 नंबर देखिएगा, कह रहा एक इंसुलेटर की विद्युत प्रतिरोधकता क्या होती है, तो दोस्तों जो ये है इसका नाम होगा ये उच्च होता है, मतलब इंसुलेटर की जो विद्युत प्रतिरोधकता होती है वो उच्च होती है। अगला कि निम्न कथन में सबसे भारी धातु कौन सा है, तो इनमें से अगर आप सबसे भारी धातु आपसे पूछे तो आप प्लैटिनम को जो है याद रखिए कि सबसे भारी धातु जो है वो प्लैटिनम है, प्लैटिनम जिसका घनत्व तो आप 21.45 होता है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा इनमें से कहा है ना निम्न कथनों में से, लेकिन अगर आपसे कहे कि विश्व में या जैसे भी कहे कि सबसे भारी धातु जो है कौन सी होती है, तो आप याद रखिएगा वो ऑस्मियम होती है। तथा जब आपसे सबसे हल्की या सबसे लो धातु पूछे तो आप लिथियम याद रखिएगा। मैंने बताया था ना लो, लेस, लोवेस्ट जितने भी शब्द होते हैं एल से शुरू होते हैं, तो अब लिथियम भी एल से शुरू हो रहा है, तो आपको सबसे मतलब कम और सबसे भारी की बात करें तो ऑस्मियम याद रखिए। अगला है कि ऑक्सीकारक निम्न में से कौन होते हैं, दोस्तों ये ऑक्सीकारक जो होते हैं इन तीनों में से लगभग उपरोक्त में से एक से अधिक इसका आंसर है, तो ये आप याद रखिएगा ऑक्सीकारक के ये तीनों गुण होते हैं। चलिए 67 नंबर देखिए, कारण निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हैलोजन श्रेणी का तत्व है, तो हैलोजन श्रेणी के तत्व में आयोडीन, क्लोरीन और ब्रोमीन ये सभी दोस्तों हाइलोजन श्रेणी में तत्व में आते हैं।
अगला, हाइड्रोजन बम बनाने में किस विधि का प्रयोग किया जाता है, संलयन या विखंडन। दोस्तों जब बम बनाया जाता है तो नाभिकीय संलयन किया जाता है, जब इसको फोड़ा जाता है तो वो विखंडन के द्वारा होता है, तो ये आप ध्यान दीजिए। अगला, निम्नलिखित में से पृथ्वी पर सबसे भारी धातु। देखिए सबसे भारी धातु आ गया पृथ्वी पर, ये दोस्तों ऑस्मियम है। पृथ्वी, देखिए प्लेटिनम है ऑप्शन में, लेकिन फिर भी इसका सही आंसर क्या होगा, वो ऑस्मियम होगा, क्योंकि ये पृथ्वी पर सबसे भारी धातु पूछा है। देखिए ये क्वेश्चन हुआ आपका, क्लियर भी डाउट हो गया होगा, डाउट भी क्लियर हो गया होगा। चलिए 70 नंबर देखिए, करा निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड। जब भी लैक्टिक एसिड की बात करिए आप दूध वाले सारे आइटम में दोस्तों याद रखिएगा, दूध दही, लेकिन इसमें देखिए दूध भी है दही भी है, कह रहा लैक्टिक एसिड। जब लैक्टिक एसिड आपसे कहेगा तो लैक्टिक एसिड आप याद रखिएगा दही, दही में दोस्तों लैक्टिक एसिड पाया जाता है। चलिए ये कुछ की हम बात कर लेंगे जो इंपॉर्टेंट है। कह रहा लाल चींटी, जब भी आपसे लाल चींटी के बारे में बात किएगी इसमें आपको पता है कौन सा एसिड पाया जाता है, फार्मिक अम्ल पाया जाता है लाल चींटी में। तथा आप ध्यान दीजिए, सुनिएगा, लैक्टिक एसिड दही हुआ दोस्तों, एसिटिक एसिड सिरका, एसिटिक एसिड सिरका हुआ, और आपका जब फार्मिक एसिड यानी चींटी का डंक बता ही चुके हैं। तथा नींबू याद रखिएगा, उसमें दोस्तों आपका साइट्रिक एसिड पाया जाता है, एसिटिक सिरका, साइट्रिक नींबू, तो अब साइट्रिक में नींबू पाया जाता है। चलिए, और इमली और अंगूर में आपको पता होगा कि टार्टरिक एसिड पाया जाता है। 71 नंबर देखिए, रसायन विज्ञान का जनक। दोस्तों लेवोजियर को रसायन विज्ञान, लेवोसियर भी कभी कभी इनको पढ़ा जाता है, इनको रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। तथा ये अरस्तु आपको दिख रहे होंगे, इनको जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला, निम्न में से किसमें ऑक्सीजन जो है अनुपस्थित होती है, तो जल, मिट्टी, केरोसिन। केरोसिन में दोस्तों ऑक्सीजन नहीं होती है। 73 नंबर देखिए, करा निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल किया गया। मतलब पुडुचेरी और जो केंद्र शासित प्रदेश के जो लोग हैं वो भी राष्ट्रपति निर्वाचन में शामिल हो गए, ऐसा ये कौन सा संविधान संशोधन में कहा गया। तो याद रखिए 17वां संविधान संशोधन में ये बात की गई है। आइए कुछ संविधान संशोधन के बारे में बात कर लीजिएगा स्टार्टिंग से, जो एग्जाम में बने हुए हैं। सबसे पहले पहला पूछता, तो याद रखिएगा जो पहला है वो 1951 में भूमि सुधार से संबंधित था, पहला संविधान संशोधन। और साथ ही आपसे 7वां भी पूछ लेता है, तो 7वां में याद रखिएगा कि फजल अली आयोग के तो राज्यों का जो पुनर्गठन है वो 7वें संविधान संशोधन से हुआ था। तथा जब आपसे 36वां संविधान संशोधन पूछे तो यहाँ पे याद रखिएगा सिक्किम को जो है भारतीय राज्य में जोड़ा गया था। तथा अब आपसे पूछेगा कि 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है यानी लघु संविधान, उसके द्वारा कौन सा कार्य हुआ था, तो उसके द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। तथा साथ ही याद रखिएगा कि मूल कर्तव्य जो रूस से लिए गए वो भी 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया था। अब आइए बात करते हैं 44वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा दोस्तों शिक्षा को जो है समवर्ती सूची में रखा गया था, यानी शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था। अब बात करें अगर दोस्तों 52 यानी 52वां संविधान संशोधन, तो याद होगा आपको अनुसूची 10 और 52वां संविधान संशोधन, जिसे दल बदल कानून के नाम से जानते हैं। आइए अब बात करते हैं 61वां संविधान संशोधन। इसके तहत दोस्तों जो वोट डालने की उम्र थी उसको 21 से 18 किया गया। अब देखिए आपसे अब 3 जो भाषा संबंधित कुछ 3 संविधान संशोधन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उसको भी ध्यान रखिएगा। एक पूछता है 21वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई, तो याद रखिएगा सिंधी जोड़ी गई। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके द्वारा नेपाली, मणिपुर और कोंकणी यानी नमक से जिसको हम लोग याद रखते हैं, ये नेपाली, मणिपुर, कोंकणी, ये 3 भाषाओं को जो है 71वां से जोड़ी गई। तथा इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आएगा 92वां संविधान संशोधन, 71, 21, 92। इसमें आप याद रखिएगा कि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये जो है 4 भाषाओं को जोड़े गए। और वर्तमान में कुल जो भाषाओं की संख्या है फिर वो 14 से बढ़कर वो क्या हो गई 22 हो गए, क्योंकि ये 8 जोड़े गए, 1 इधर, 3 इधर, 4 इधर। तो उम्मीद है आपको सारे जो है दोस्तों समझ आए। साथ ही आपसे देखिएगा एक पूछता है 73वां संविधान संशोधन, एक 74वां। 73वां से आप पंचायती राज याद रखिएगा तथा 74वां से आप नगर पालिका वाला याद रखिएगा। और साथ ही 86 संविधान संशोधन जब आपसे पूछेगा तो ये 2002 में हुआ था, जिसके तहत जो है शिक्षा को 21A यानी कि 6 से 14 वर्ष के लिए सभी को जो है मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी, ऐसा बोला गया था। ये सारे जो है पूछे हुए संविधान संशोधन थे जो मैंने आपसे चर्चा की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं जी। 74 कह रहा है कि इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय लिया कि संसद अनुच्छेद 368 के अधीन मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है, परंतु संविधान के आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। ये दोस्तों केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, बहुत ही प्रचलित केस है ये, केशवानंद भारती। इसी में ये कहा गया था कि आप जो है मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन संविधान के आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते। अब देखिए अनुच्छेद 368 कहता है दोस्तों, जिसके कहता है कि संविधान में संशोधन
किया जा सकता है। तथा साथ ही अब एक पूछता है संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 याद रखिएगा। कुछ संशोधन है लेकिन अभी टाइम ज़्यादा हो जाएगा। आइए, और साथ ही दोस्तों आप बताइए जो हम डिटेल बताते हैं क्या आपको लगता है, अगर वो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, कहीं कुछ ज़्यादा डिटेल तो नहीं हो जाता है तो हम उसको कम करके और भी ज़्यादा कम समय में फिर प्रैक्टिस सेट को समाप्त करेंगे। तो आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और जैसा कि आप जानते हैं आपके विचार मेरे लिए मार्गदर्शन का कार्य करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। करा पंचायती राज किस सूची का जो है विषय है। तो जब भी आपसे पंचायती राज के बारे में मैंने बताया 73वां संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों पंचायत बारे में बात की गई थी, जो भाग 9 और अनुसूची 11 में है। तो ये दोस्तों ये राज्य सूची का ये विषय है, याद रखिएगा राज्य सूची। अगला है कि बिहार में लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या है। जब दोस्तों लोकसभा की कुल बात करें तो बिहार में लगभग लोकसभा की 40 सीटें होती हैं, जिसमें से 6 सीटें जो हैं वो SC ST वाली हैं। तो अनुसूचित जाति याद रखिएगा, अनुसूचित जाति होता है जनजाति, तो ये SC है, यानी शेड्यूल कास्ट के लिए 6 सीटें रखी गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर देखिएगा। करा सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने का सरकार का दायित्व है। इस संविधान के किस अनुच्छेद में। तो ये अनुच्छेद आपका 45 में ये बात कही गई। तथा साथ ही 78 नंबर है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है। नई अखिल भारतीय, ये अनुच्छेद 312 कहता है। 79 है कि संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था। तो दोस्तों ये विधेयक है 1968 में प्रस्तुत किया गया था, यानी 1969 इसरो की स्थापना के 1 साल पहले ये पहला लोकपाल विधेयक जो है वो प्रस्तुत किया गया था। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि राजेंद्र प्रसाद को संविधान का सभापति कब चुना गया था। तो दोस्तों राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को जो है वो चुना गया था। कुछ डेट याद रखिए। सबसे पहले 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई दोस्तों, जब सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। इसके 2 दिन बाद आपका आता है 11 दिसंबर, जब तो राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी जो है अध्यक्ष बनाया गया था। तथा साथ ही 2 दिन बाद आप 13 दिसंबर याद रखिए, 13 दिसंबर को जो है उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। ये 3 डेट जो है स्टार्टिंग का 3 डेट है, याद रखिए। तथा पूछता है संविधान कब बनकर तैयार हुआ, तो आप याद रखिए 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हुआ, जिसे लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। चलिए 81 नंबर देखिएगा। करा किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से सूची से हटा दिया गया था। मैंने आपसे भी कहा था 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। इसी के द्वारा दोस्तों संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। चलिए 82 देखिए, कह रहा है कि किस वर्ष राज्य प्रमुख के पदनाम बदल कर राज्यपाल यानी कर दिया, मतलब पहले राज्यपाल का नाम राज्य प्रमुख होता था। कह रहा कौन से वर्ष में बदल कर इसे राज्यपाल कर दिया गया। तो इसका सही आंसर होगा 1956। 1956 में आप याद रखिएगा राज्यपाल का पद जो है किया गया था। 83 देखिए, कह रहा भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है। जब भी संयुक्त बैठक होगा तो वो साधारण विधेयक के लिए होगा। तथा साथ ही कहता है संयुक्त बैठक का अनुच्छेद क्या होता है दोस्तों, 108 में संयुक्त बैठक है। साथ ही क्वेश्चन पूछता है कि संयुक्त बैठक कहाँ से, कौन से देश से लिया गया था। आप याद रखिए चाहे संयुक्त बैठक है या समवर्ती सूची, समवर्ती सूची संयुक्त बैठक दोनों दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, करा केंद्र राज्य संबंध के अध्ययन के लिए सरकारीय आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। ये सरकारीय आयोग का गठन 1983 यानी जब भारत वर्ल्ड कप जीता था उस समय दोस्तों सरकारीय आयोग का गठन हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि 2003 में ये पहली बार वर्ल्ड कप जीता था, और 2011 मत समझिएगा। कह रहा 2003 में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। देखिए 2003 में आपसे मैंने डेट बता दिया 21, 71 और 92वां संविधान संशोधन। ये 2003 में दोस्तों आपका 92वां संविधान संशोधन हुआ था, और 92वां में आपसे बताया बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इनमें से देखिए कह रहा है कि कौन सी भाषा जोड़ी गई थी। तो ये देखिए आप इसमें ऑप्शन ए में है आपका संथाली, यानी संथाली जोड़ी गई थी। चलिए 86 से कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया था। दोस्तों ये दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। राज, भीरू और दूबे वाली ट्रिक आपको याद होगी, यानी राउरकेला, भीरू से भिलाई और दूबे से दुर्गापुरा, ये तीनों जो है दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना में। तथा आपसे एक क्वेश्चन बोकारो का पूछता है तो आप ध्यान दीजिएगा, बोकारो का तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। साथ ही दूसरी पंचवर्षीय योजना में महालनोबिस मॉडल पे थी तथा पहली वाली हेरोड डोमल मॉडल पे थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, करा राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान। तो दोस्तों जब राष्ट्रीय आय में जो कृषि का योगदान होता है वो फिलहाल के समय में देखा जाए तो वो घट रहा है।
क्योंकि किसानों पर इतना अत्याचार लोग कर रहे हैं, उनका जो है एमएसपी वगैरह इतना कम हो गया है, उसी वजह से जो है राष्ट्रीय आय में किसानों का जो योगदान है वो घट रहा है, लोग किसानी से भाग रहे हैं। चलिए 88 है कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2023-24 में अनुमानित आर्थिक विकास दर वो क्या रहने वाली है। तो दोस्तों ये विकास दर है वो 6.5% ऐसा अनुमानित किया गया। ये 23-24 का है, आप समय याद रखिएगा। अगला है कि भारतीय स्वतंत्रता भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने जो है वो पेश किया था। तो ये एक तरीके से कह रहा है स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था। तो स्वतंत्र भारत का ये आपने षणमुखम शेट्टी, आर.के. षणमुखम शेट्टी का नाम याद रखिए, इसने जो है पहला जो है बजट पेश किया था। चलिए 90 नंबर ये है कि आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत कहाँ पर हुई थी। तो जो आधुनिक चीनी उद्योग पूछे तो आप बिहार का नाम याद रखिएगा, बिहार। चलिए आइए बिहार आया है तो बिहार का पेपर भी है, तो बिहार के कुछ ऐसे पॉइंट्स पे बात करते हैं जिनको आपको जानकारी होना वो समझ लीजिए मस्ट है। पहला है कि बिहार की स्थापना 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही याद रखिएगा उसकी जो भाषा है वो आपका हिंदी और उर्दू, पहली हिंदी दूसरी उर्दू। तथा जब आपसे वृक्ष पूछे तो पीपल वहाँ का राजकीय वृक्ष है। तथा जब आपसे पहचान पूछे, चिन्ह पूछे, राजकीय चिन्ह बताइए, तो चिन्ह के रूप में दोस्तों वहाँ पे बोधि वृक्ष रखा गया है, बोधि वृक्ष, इसलिए कि महात्मा बुद्ध का जो है संबंध इस वृक्ष से है। अगला है कि जब आपसे वहाँ का पशु पूछे, तो जब आपसे पशु पूछे तो पशु के रूप में आप जो है बैल को याद रखिएगा। तथा मछली के पूछे तो मछली के रूप में आप मांगुर को याद रखिएगा। चलिए आइए अब कुछ बात करते हैं आपके वहाँ के जो प्रशासनिक के रूप में। तो अगर पूछता है आपसे कि बिहार में जिलों की संख्या, तो आप याद रखिएगा जिले बिहार में 38 हैं तथा नगर 19 हैं, नगर मंडल। और आपसे पूछे विधानसभा की सीट वो 243 है तथा विधान परिषद की जो सीट है दोस्तों वो 75 सीट है। तथा लोकसभा की सीट के बारे में अभी बात किया हम लोगों ने, वहाँ पे 40 सीट है और राज्यसभा में 16 सीट है। अगर देखा जाए, अगर आपको उत्तर प्रदेश का याद होगा तो उसी का लगभग 50% जो है दोस्तों बिहार के हर एक चीज़ है। जैसे देखिए लोकसभा में 40 सीट है तो यूपी में 80 है, यहाँ राज्यसभा में 16 सीट है तो यूपी में 31 सीट है। इसी तरीके से आप थोड़ा सा जब कंपेयर कर लेंगे तो आपको चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 देखिएगा, कह रहा है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला कि निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है। आपसे नहीं पूछ रहा है तो मलाज खंड है ये नहीं, बाकी बैलाडीला, मयूरभंज, अनंतपुर ये सभी जो है लौह अयस्क खनन के लिए जाने जाते हैं। अगला निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पंचनद में सम्मिलित नहीं है। अब जब 5 नदियों की बात करेंगे तो आप याद रखिएगा आपसे रावी, झेलम, सतलज, ब्यास और चिनाब, ये 5 नदियों का दोस्तों संग्रह होता है। यही पूछ रहा है कि ये पंचनद में आती है। आप फिर से सुनिएगा, रावी, झेलम, सतलज, ब्यास, चिनाब। रावी, झेलम, सतलज, ब्यास, चिनाब। इसमें देखिए कौन सा नदी नहीं है, तो ये झेलम भी है, सतलज भी है, ब्यास भी है, यानी सिंधु नदी जो है वो पंचनद में नहीं आती। अब सिंधु का उद्गम दोस्तों पाकिस्तान से है, हो सकता है इसी वजह से इसे पंचनद में नहीं रखते। चलिए 94 है कि प्रति चक्रवात की विशेषता क्या होती है। दोस्तों एक तो आपका होता है चक्रवात, जब चक्रवात होता है दोस्तों उसके केंद्र में निम्न ताप होता है, लेकिन जो प्रति चक्रवात होता है उसके केंद्र में जो है उच्च ताप होता है। लेकिन प्रति चक्रवात की विशेषता यही होती है तेज बारिश, तापमान वृद्धि, स्वच्छ आसमान। दोस्तों जो प्रति चक्रवात होता है वो स्वच्छ आसमान आप याद रखिए। चक्रवात से तो तबाही आती है लेकिन प्रति चक्रवात जो है वो स्वच्छ होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। अगला है सुपर कंप्यूटर परम शक्ति। दोस्तों खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, यानी शक्ति की बात करें तो आप खड़गपुर याद रखिएगा। IIT खड़गपुर में परम शक्ति के जो है स्थापित किया गया था। तथा साथ ही IIT गांधीनगर, रुड़की और गुवाहाटी पे भी हम बात करेंगे। अगर बात करें गुवाहाटी में तो आप परम कामरूप याद रखिएगा, कामरूप वो गुवाहाटी का है। तथा परम अनंत की बात करें तो वो गांधीनगर का है। और जब परम गंगा आपसे कहे तो गंगा रुड़की उत्तराखंड, तो ये याद रखिएगा परम गंगा जो है वो रुड़की से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। आइए 96 ये कह रहा है कि पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो ये जो पंबा दोस्तों ये केरल में स्थित है। पंबा सिंचाई योजना का संबंध जो है वो आपका केरल से है। और बात करें गिरना की, एक और पूछा जाता है कि गिरना सिंचाई परियोजना, तो वो महाराष्ट्र की है। गिरना सिंचाई योजना महाराष्ट्र की, यानी महाराष्ट्र में गिरना और पंबा केरल में। अगला है कि कराकुम रेगिस्तान कहाँ स्थित है। जो कराकुम है ये तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। तो कराकुम रेगिस्तान तुर्कमेनिस्तान। तथा आपको याद होगा दक्षिण अफ्रीका में सहारा मरुस्थल पाया जाता है जो सबसे बड़ा जो है रेगिस्तान है। अगला म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है। जैसे म्यांमार में 4 अक्षर है और 4 राज्य इसका सीमा बनाते हैं। बात करें कौन से, तो आपको याद होगा सबसे इधर जो है अरुणाचल प्रदेश, और इधर उसके नीचे मिजोरम, फिर नागालैंड और उसके बाद मणिपुर। यही जो 4 राज्य हैं दोस्तों ऐसे करके सीमा बनाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा।
कौन कौन से आपको याद हो गए हैं? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर। और सबसे ज़्यादा बात करें तो म्यांमार की सीमा सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश लगती है। अगला है कि नंदा देवी और नंगा पर्वत किस हिमालय के जो है भाग हैं? तो ये जो नंदा देवी और नंगा पर्वत है ये आपके ट्रांस हिमालय, हिमाद्री, मध्य। तो ये आप याद रखिएगा, इसका सही आंसर है हिमाद्री। ये हिमाद्री के भाग हैं, हिमालय के हिमाद्री के भाग हैं नंदा देवी और नंगा। नंगा, नंदा देवी और हिमाद्री, ये तीनों का संबंध आप याद रखिएगा। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तथा जब बात करें हिमालय के, एक क्वेश्चन हिमालय भी पूछता है, तो हिमालय को आप याद रखिएगा बृहद हिमालय ऐसा बोला जाता है, जिसमें K2 आते हैं आपका। K2 आपको पता होगा भारत की सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है, कंचनजंगा या फिर K2 जिसे गार्डविन आस्टिन कहते हैं। हालांकि उसे पाक के अधिकृत माना जाता है, लेकिन ऐसा भी आप सोचिएगा मत, क्योंकि वो भारत का है और भारत की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए 100 नंबर देखिए, कह रहा है दक्षिण अंडमान लघु और लघु अंडमान को जोड़ती है। तो ये 10 डिग्री चैनल दोस्तों, ये आपको याद होगा, अभी पिछले प्रैक्टिस में था 10 डिग्री चैनल जो है वो दक्षिण अंडमान लघु अंडमान। तो साथ ही आप 8 डिग्री और 9 डिग्री याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। तो आप MM याद रखिएगा। MM का मतलब क्या हुआ? 8 डिग्री में दोस्तों ये मालदीव मिनी कॉय, मालदीव को मिनी कॉय से 8 डिग्री अलग करता है। अब उसके बाद आप मालदीव यानी मिनी कॉय, मिनी कॉय और कवारती, मिनी कॉय और कवारती को 9 डिग्री अलग करता है। तो इन दोनों को आप याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग दोस्तों इसी के साथ जो है GS के क्वेश्चन समाप्त होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस के दोस्तों आपको आंसर बताएंगे। आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के उसको सॉल्व करिएगा और दिए गए आंसर से मैच करिएगा। तथा जो भी क्वेश्चन थोड़े अटपटे टाइप के होंगे, जो आपसे न मुझे लगेगा कि इसको बता देना चाहिए, तो उसमें हम आपको हिंट दे देंगे, आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए 101 नंबर को जो है सॉल्व करते हैं, मतलब बताते हैं। ये पुलिसकर्मी वाला है, तो ये भी ईजी क्वेश्चन है, इसको आप कर लेंगे। इसमें आप करिएगा, दूरी 400 मीटर है, तो परिणामी गति आप जब निकालेंगे तो पुलिस में से चोर का आप घटाएंगे तो 9 - 7 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखिए कह रहा है पुलिस 9 किलोमीटर पर घंटा और चोर जो है 7 किलोमीटर के दौड़ता है। चोर को पकड़ने में लगा समय, अब देखिए चोर को जब पकड़ना होगा तो घटा देंगे तो आप 2 आ जाएगा। उसके साथ ही आप याद रखिएगा 5/18 से इसमें जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मीटर पर सेकंड में हो जाएगा, क्योंकि उत्तर देखिए आपका मिनट और उसमें दिया है। तो जब आप इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा आपको 12 मिनट में जो है ये काम हो जाएगा, पकड़ लेंगे। चलिए 102 नंबर का आंसर देखिएगा। 102 का जो आंसर है वो आपका 20 वर्ष आएगा। चलिए एक वस्तु को अंकित हूँ इतना, ये वाला जो क्वेश्चन का आंसर है वो आएगा 5:3। 104 नंबर देखिए, आप सॉल्व जरूर कीजिएगा, ऐसा नहीं कि हम आंसर बता दे रहे हैं दोस्तों। थोड़ी पर कुछ जो है दिक्कतें हैं जिसकी वजह से हम सॉल्व नहीं करा पा रहे। अभी सॉल्व कराने लगेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि ये जो मेरे पास व्यवस्था है उस ये जो है दोस्तों इसके तहत तो बिल्कुल नहीं हो सकता। बाकी हम प्रयास कर रहे हैं कि कैसे आप लोगों को जो है ये कराया जाए, और जैसे ही होता है हम आप लोग को जो है मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को, बल्कि हो सकेगा तो अलग से भी सॉल्व करा के उसका वीडियो जो अपलोड कर देंगे। चलिए 104 नंबर देखिएगा, कह रहा है इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1:2। 105 नंबर देखिए, निश्चित ये ब्याज वाला अंतर जब भी पूछेगा तो आप याद रखिएगा, आपको बस वही PR/100 का स्क्वायर कर देना है, यही अंतर होता है। जब भी आपसे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पूछे हमेशा यही रखिएगा, मूलधन P माने मूलधन, R माने रेट। तो इस 105 का जो सही आंसर आएगा आपका वो आएगा 12,500। उसी फार्मूला लगाएंगे, आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए जब भी आपसे आयताकार वगैरह की बात करें तो ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा आप ध्यान रखिएगा। 106 नंबर याद रखिए, 106 नंबर का जो सही आंसर आएगा आपका आएगा 88, ऑप्शन नंबर D। 107 नंबर देखिए, ईजी सा क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस का। कह रहा है 400 में खरीदता है 20% बेचता है, यानी हानि पे, तो इसका 20% निकाल के आप घटा देंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। अब 400 में था, हानि हुआ, तो जैसी बात है तीनों ऑप्शन देखिए इससे ज़्यादा ही है, यानी कम में यही ऑप्शन है 320, यही आंसर हो जाएगा। AB 7 मिलकर 18 दिन में काम करते हैं, कह रहा है BC मिलकर 27 दिन में काम करते हैं, तथा AC उसी कार्य को 54 दिन में करते हैं। तो आप इसका LCM निकाल लीजिएगा, जो भी यहाँ पे आएगा LCM उसको दोस्तों आप डबल करके इसका एक दिन इन तीनों का कार्य से जोड़ के भाग दे देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। सही आंसर इसका 9 आएगा। चलिए 109 नंबर देखिएगा, करा कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से इतना इतना, इसको जब आप सॉल्व करेंगे 992 इसका सही आंसर होगा। चलिए 102 नंबर कह रहा है मिश्रण वाला क्वेश्चन है, 60 लीटर में कह रहा है इतना अनुपात में है, इतना अनुपात करना है तो पानी कितना मिला है। देखिए 3:3, 3 से यानी 20, 20 गुना 40 लीटर दोस्तों इसमें दूध है, 10 लीटर पानी है। अब क्या कह रहा है कि इसको अनुपात 1/2 करना है, तो पानी कितना मिलाया जाएगा, तो पानी यहाँ पे x मिला लीजिए इसमें, और इसका अनुपात 1/2। अब यहाँ जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू ही इसका सही आंसर होगा, जो कि 60 लीटर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 111 देखिए, कह रहा कबूतर को दोस्तों शांति संबंधित है,
तो कह रहा कबूतर शांति से संबंधित है, तो याद रखिए ये जो श्वेत ध्वज होता है, जो भी फहराता है वो आत्मसमर्पण करता है, ऐसा कहा जाता है, ये इसी से संबंधित है। कह रहा छह व्यक्ति केंद्र की ओर, देखिए इन 6 व्यक्तियों में अगर एक व्यक्ति आप बन जाएंगे तो इसका आंसर जो है आप बिल्कुल सही कर देंगे। इसका सही आंसर होगा सौरभ या फिर राकेश। ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला फिर होगा, आप इसको अच्छे से सॉल्व करके आंसर मैच कराइएगा। चलिए 113 नंबर देखिए, 113 का सही आंसर होगा 5 वर्ष। 113 का सही आंसर होगा 5 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 114, ये भी देखिए वृत्ताकार पंक्ति में खड़े हैं, तो आप इसमें भी आप एक आप बन जाइएगा तो आपका आंसर सही हो जाएगा। जैसे कह रहा है बिल्कुल इस क्वेश्चन में दोस्तों जैसे करता है, देखिए जब भी आप सॉल्व करिए वृत्ताकार पंक्ति में कहा है ना, तो आप एक वृत्त लगा के मत सॉल्व करिए, गलत हो जाएगा। आप 2 वृत्त बनाइए। अगर जैसे मान लीजिए ये आप कहे कि आर यहाँ है, एल यहाँ, तो अगले में आप एल को यहाँ, आर को यहाँ रखिए, क्योंकि हो सकता है अपोजिट हो। जब 2 बनाएंगे तो आपका समय बचेगा और आप सही से इसका आंसर कर लेंगे। इसका सही आंसर होगा के। 115 नंबर देखिएगा, 115 नंबर ये क्या है, दर्पण। दर्पण वाले के लिए मैंने बताया था, जैसे आर ऐसे लिखा है दोस्तों, जब आप उसमें आप दर्पण लगा देंगे तो वो आर चेंज होके ऐसे, यानी जस्ट इसका उल्टा। अब आप बताइए ये ब्लैक वाला इधर है, जब इसको उल्टा करेंगे तो ब्लैक वाला आगे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ऑप्शन कौन सा मिलेगा, आपको सारी चीज़ें मिलानी। देखिए ये इधर है, तो जब ये पलटेगा तो ये ऐसे हो जाएगा। तो अब बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो आपका मैच होगा। दोस्तों ये जो सही आंसर है वो आपका डी होगा। ध्यान से देखिए, डी वाला मैच होगा, ये वाला, ये इसका मैच होगा। तो आप ध्यान से देख लीजिएगा, सारी क्वालिटी मिलेंगी आपको। ये देखिए चेंज होके इधर आ गया, ये इधर से इधर हो गया है, मतलब लेफ्ट राइट हो जाएगा, राइट लेफ्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 116 देखिए, ये कह रहा रोबोट को ऐसे लिखा जाता है तो फैंसी को जो है कैसे लिखा जाएगा। इसमें सब में 4 प्लस किया गया है। देखिए आर का कोड 18 होता है, वी का 22 होता है, ओ का 15 होता है, एस का 19 होता है, यानी 4 प्लस हुआ, बी का 2 होता है, एफ का 6 होता है, यानी 4 प्लस करके बनाया गया। तो जब आप इसमें प्लस करेंगे, फैंसी में 4 प्लस करेंगे, तो इसका सही आंसर आएगा JERGC, यानी ऑप्शन बी। अगला आपको विषम बताना है, SP, ZW, NL तथा TQ। तो ये दोस्तों इसका आंसर होगा N और L, क्योंकि S से 3 माइनस करने पर देखिए P आ जाता है, Z से 3 माइनस करने पर W आ जाता है, T का कोड 20 में से 3 माइनस करने पर 17। लेकिन ये SP वाला जो है गलत है, क्योंकि SP वाला NL वाला गलत है, क्योंकि N का 14 और L का 12, इनमें अंतर जो है वो 2 का है। चलिए 118 नंबर देखिएगा, कह रहा है 1998 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया, तो 1989 में किस दिन मनाया जाएगा। कैलेंडर का ये समय, इसको आपको निकालना पड़ेगा। इसका आंसर आएगा आपका गुरुवार। इन सारे क्वेश्चन को करने के दोस्तों कई तरीके होते हैं, तो जो आपको सही लगे आप देख लीजिए। अगला है कि ये कह रहा है 7, 26, 63, 124, 215 को सॉल्व करिए। ये पैटर्न है, कौन से पैटर्न पे चल रहा है आपको बताना है। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 342, यानी ऑप्शन बी। लेकिन ये क्वेश्चन बात करें हुआ कैसे, तो आप याद रखिए जो 7 है ये 2 का क्यूब -1 है। अब बात करें ये जो आपका 26 है, ये ध्यान दीजिएगा ये 3 का क्यूब -1 है, तथा जब आपका 63 है ये 4 का क्यूब -1। इसी तरीके से ये है 5 का क्यूब -1, तो ये 6 का क्यूब -1, तो अगला होगा 7 का क्यूब -7 का क्यूब करेंगे 343, उससे 1 माइनस करेंगे तो 342। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये लंबा वाला क्वेश्चन है कि P Q से लंबा है, इतना है, P नाटक बताइए कौन सबसे लंबा है। इस क्वेश्चन को दोस्तों ये भी जैसा कहा अगर आप वैसा करेंगे तो हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। कह रहा P Q से लंबा है, यानी याद रखिए P यहाँ होगा, Q यहाँ होगा, क्योंकि लंबा है। कह रहा R यस से नाटा है, लेकिन देखिए और यस जो है T से लंबा है। R यस से नाटा है, यानी यस बड़ा है, R छोटा है, लेकिन इसमें क्या संबंध है ये नहीं कहा है। अगला है कि यस T से लंबा है, तो R छोटा है और यस T से लंबा। अब T आप बताइए यहाँ रहेगा या कहाँ रहेगा। T के बारे में जो है आपको एग्जैक्ट नहीं बताया, लेकिन इतना बताया है कि यस T से लंबा है, यानी R और T दोनों यस से छोटे हैं। अगला है लेकिन P से नाटा है। कह रहा यस जो है T से लंबा है लेकिन P से नाटा है, तो P कहीं ना कहीं आपका यस से भी बड़ा है। तो कह रहा सबसे लंबा कौन होगा, तो इसमें सबसे लंबा होगा वो तो P ही होगा ना दोस्तों। भले ही इन सब में क्लियरिटी नहीं थी, लेकिन ये क्लियर हो गया कि P सबसे लंबा है। तो आइए इसी के साथ दोस्तों ये सवाल हो। बाकी दोस्तों आप बताइएगा कि प्रैक्टिस सेट में अगर कोई कमी हो या कुछ और भी आप सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट एक ज़रूर करिएगा और मुझे बताइएगा कि ऐसे सर कराइए। और दोस्तों मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन जो है करने का मेरा बहुत मन है, लेकिन इसमें हम करा नहीं सकते हैं, और बाकी उसके लिए थोड़ा व्यवस्था करना है, वो बहुत ही जल्द देखिए कर रहे हैं। बाकी इसमें देखिए हम लोग ने जो है एडिटोरियल प्रैक्टिस सेट जो है समाप्त करते करते देखिए आगे स्टार्टिंग से और बैक से और मिड से करते करते लगभग ये समाप्त होने वाला है। तो इस अभी भी 27 दिन का समय जो कि बचा हुआ है। तो अब साथ ही रुकमणी का भी हम लोगों ने शुरू किया, उसको भी बहुत जल्द हम लोग समाप्त कर लेंगे। ऐसे करते करते दोस्तों आप समय जो है बिल्कुल सही उपयोग करिए और अपनी तैयारी जो है उसको बनाए रखिए। साथ ही आप अपने विचार ज़रूर हमको दीजिएगा कि कैसे क्या करना है।
ताकि जो है हम दोस्तों इसमें सुधार कर सकें। ठीक है दोस्तों, समय का सही उपयोग करते हुए आप अपनी तैयारी बनाए रखिए। ठीक है, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।